So we will be starting with the second part of wave optics today, that is interference, the most important topic of this chapter. So by the way, interference मतलब क्या? Interference मतलब superposition of waves ही है. You have two or more waves. In this case, we are specifically talking about light. Superposition of waves में हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में जनरल वेव लिया था, उसमें मैकेनिकल वेव भी था, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरफेरेंस, वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. तो यहाँ पे यू हैव टू और मोर वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली. अब होगा क्या होगा वो समझने से पहले इंटरफेरेंस में क्या होता है वो समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक, हमारे पास एक ही सोर्स ऑफ लाइट है. तो व्हेन यू हैव वन सोर्स, light मतलब wave from this source is emitted in all direction. और जब एक सिंगल सोर्स है तो इस सोर्स के सराउंडिंग में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, मतलब एनर्जी इज सेम एट एवरी पॉइंट, राइट. तो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट जब हो, इट emits light, मतलब light is basically wave carries energy from one point to another. तो when you have a single source of light, इस सोर्स के सराउंडिंग स्पेस में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मतलब हर एक पॉइंट पे सेम एनर्जी है. तो अगर मैं स्क्रीन लेता हूं, लेट मी टेक अ स्क्रीन ओवर हियर, तो क्या होगा, जितना ब्राइटनेस P पॉइंट पे है उतना ही ब्राइटनेस Q पॉइंट पे है, बिकॉज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम. नाउ इमेजिन यू हैव वन मोर सोर्स ऑफ लाइट जस्ट नेक्स्ट टू दिस. तो आपके पास और एक सोर्स ऑफ लाइट है जस्ट नेक्स्ट टू दिस. So what happens in this case? There is redistribution of energy. मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि हर एक पॉइंट पे, मतलब इन दो सोर्सेस के सराउंडिंग मीडियम में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. इट इज नो मोर यूनिफॉर्म. अब नो मोर यूनिफॉर्म मतलब किसी पॉइंट पे ज्यादा एनर्जी है, किसी पॉइंट पे जीरो एनर्जी है. तो इस फेनामेना को, किसको? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को. कब? when waves from two or more sources reach at a point simultaneously, इसको आप बोलते हो इंटरफेरेंस. अब इन दिस केस वो जो स्क्रीन था, इट विल बी नो मोर यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड. किसी पॉइंट पे ज्यादा लाइट है तो इट विल अपीयर ब्राइट, किसी पॉइंट पे कम लाइट है तो इट विल अपीयर डार्क. दिस phenomena of redistribution of energy in the surrounding medium when you have two or more sources of light is called as interference. तो पहले तो ये पता होना चाहिए. देन इंटरफेरेंस में क्या होता है, अब हम वहां पे जाएंगे. वी विल सी व्हाट हैपेंस इन इंटरफेरेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर बेसिक आइडिया शुड बी वेरी क्लियर. तो इंटरफेरेंस को डिफाइन करने के दो तीन तरीके हैं. एक, एज आई टोल्ड यू, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन अ मीडियम या ऑन द स्क्रीन व्हेन यू हैव टू और मोर सोर्सेस ऑफ लाइट placed very near to each other. So the light from these two sources reach at a point simultaneously and there is redistribution of energy. या फिर अदर वे राउंड हाउ यू कैन एक्सप्लेन इंटरफेरेंस इज दिस. अगर हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, लेट मी टेक टू वेव्स. तो इफ यू हैव टू वेव्स समथिंग लाइक दिस, ये एक वेव है. लेट मी पुट डमी लाइंस ओवर हियर. दिस इज जस्ट अ डमी लाइन. आई रिमूव दिस लाइन. तो यू हैव वन सोर्स मतलब वन वेव, अनदर सोर्स मतलब अनदर वेव, ऐसा वेव. तो क्या होगा, दिख रहा है हमको कि एक वेव और दूसरा वेव ओवरलैप हो गया. ओवरलैप हो गया मतलब एक के ऊपर दूसरा. इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन. तो इंटरफेरेंस इज नथिंग बट सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स. हम लोग दो की ही बात करेंगे. सो व्हेन टू और मोर वेव्स रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, देन व्हाट हैपेंस इज देयर इज वेक्टर एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड्स या फिर वेक्टर एडिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द two waves. Each wave will behave as if the other wave is absent and set the medium into vibration. Good. तो अब अगर आपके पास if you have this situation जहां पे एक क्रेस्ट दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहा है, ट्रफ ओवरलैप हो रहा है, तो इसको आप बोलते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो दो टाइप के इंटरफेरेंस में दो टाइप्स है, एक है कंस्ट्रक्टिव, एक है डिस्ट्रक्टिव. तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, क्रेस्ट ऑफ वन वेव ओवरलैप्स विद क्रेस्ट ऑफ अनदर. इतना पता है तो देन यू कैन डिराइव मैथमेटिकल कंडीशंस. तो हम पहले मैथमेटिकल कंडीशंस देखेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेस्ट ओवरलैपिंग विद क्रेस्ट.
अब इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, यू कैन राइट इट इन टू डिफरेंट वेज। वेल, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूं। गुड। क्रेस्ट और क्रेस्ट का मैचिंग कब होगा? जब दोनों में पाथ डिफरेंस 0 हो। यहाँ पे पाथ डिफरेंस हम डिनोट करेंगे बाय डेल्टा। Path difference is delta, phase difference is denoted by phi. What is phase difference? I'll come to that later. What do you understand by path difference? Path difference मतलब दोनों वेव के पाथ का डिफरेंस, मतलब दोनों वेव ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका डिफरेंस। As you can see, ये दोनों वेव का सोर्स एक ही जगह पे था, मतलब दोनों वेव्स ने सेम पाथ ट्रेवल किया है, सेम पाथ ट्रेवल किया, तो पाथ डिफरेंस कितना? 0। पाथ डिफरेंस 0 मतलब क्रेस्ट ऑफ वन एंड crest of another wave overlaps. So when crest of one wave overlaps with crest of another, the resultant of these two waves will be called as constructive interference. क्यों? क्योंकि इस केस में जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? दोनों का एडिशन। गुड। तो अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस कि जब क्रेस्ट क्रेस्ट का मैचिंग होता है, मतलब पाथ डिफरेंस 0 होता है, तो इंटरफेरेंस कौन सा होता है? कंस्ट्रक्टिव। मतलब इन दोनों वेव्स का एडिशन होने के बाद व्हाट यू विल गेट इज अ न्यू वेव विद इवन बिगर एम्पलीट्यूड, इसलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ इसलिए कंस्ट्रक्टिव। नाउ थिंक, जब पाथ डिफरेंस 0 है तब क्रेस्ट क्रेस्ट का मैचिंग होता है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझने के लिए, उसके कंडीशन याद करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है, एंड दैट इज crest should match with crest for constructive, crest should match with trough for destructive। तो destructive होना है तो ऐसा ऐसा होना पड़ेगा, crest of one wave which should match with trough of another। तो पहले हम crest crest मैचिंग की बात कर लेते हैं, वेरी सिंपल थिंग। तो पहला कंडीशन तो मिल गया, पाथ डिफरेंस अगर 0 है तो यू हैव मैचिंग ऑफ crest एंड crest। अगली बार कब crest crest मैच होगा? डू यू रिमेंबर व्हाट वाज कॉल्ड एज वेवलेंथ? व्हाट इज वेवलेंथ? The distance between two successive points which are in same phase, या फिर the distance between crest and crest। Very good। तो अगर मैं एक वेव को दूसरे वेव के कंपैरिजन में शिफ्ट करता हूं, लेट मी शिफ्ट दिस, अगर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, कितने डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया? लैम्डा डिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस क्या है? लैम्डा। तो अगर मैं एक वेव को शिफ्ट करता हूं बाय डिस्टेंस लैम्डा, अगेन क्रेस्ट एंड क्रेस्ट आर मैचिंग। तो जब क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होगा तो क्या मिलेगा आपको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पाथ डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर लैम्डा होना चाहिए, या फिर मैं वापस इस वेव को शिफ्ट करता हूं बाय लैम्डा, तो वापस से अगर मैंने लैम्डा से शिफ्ट किया तो 0 टू लैम्डा एंड अगेन लैम्डा, मतलब कितना डिस्टेंस? 2 लैम्डा। तो वापस से क्या होगा? क्रेस्ट एंड क्रेस्ट का मैचिंग। तो क्रेस्ट एंड क्रेस्ट विल मैच अगेन, ओवरलैप अगेन, कोइंसाइड अगेन। तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। तो डेल्टा मतलब पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा आया तो यू से दैट वी हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिर्फ आपके बुक के लिखने का तरीका अलग है, वो इसको लिखते हैं 2n लैम्डा बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। क्यों? वो बाद में समझेगा आपको, विल सी इट लेटर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव शुड बी n लैम्डा, इट शुड बी इधर 0 और लैम्डा और 2 लैम्डा और 3 लैम्डा और 4 लैम्डा, राइट? अब you can write the same condition in terms of phase difference। आप ये same condition लिख सकते हो in terms of phase difference। what is phase? ये पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था what is phase। do you remember what is phase of a wave? I don't think you remember what is phase of a wave। वो याद होना चाहिए, what is phase of a wave? if I take a wave, imagine हमारे पास एक wave है। wave मतलब होता क्या है? basically disturbance in a medium। you already know disturbance in a medium is called as wave। if you see, पहले हमारे पास एक मीडियम था जो अनडिस्टर्ब था, मतलब सारे के सारे पार्टिकल कहाँ थे? इस लाइन पे थे। then you disturb the medium, what is happening is particles are getting displaced। तो जो पार्टिकल पहले इस लाइन पे था वो अब ऊपर पहुंच गया। ये पार्टिकल अब सीधा कहाँ पे है? एम्पलीट्यूड पे है। ये पार्टिकल कहाँ है? इट इज लेस एट अ डिस्टेंस व्हिच इज लेस देन एम्पलीट्यूड बट इन द अपर हाफ। यहाँ का पार्टिकल कहाँ गया? इन द लोअर हाफ।
तो फेज का मतलब द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड एज फेज ऑफ वेव। और आप देख रहे हो हर एक पार्टिकल, अगर मैं ए पार्टिकल की बात करता हूँ या बी की बात करता हूँ या सी की बात करता हूँ या डी की बात करता हूँ, आर दे इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन? नो। ए का पार्टिकल अभी ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम पे पहुंचा नहीं। बी पे जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, तो अभी वो नीचे जाएगा। सी का जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से होके आया, विल गो डाउन। डी का पार्टिकल जो है उसका हाफ साइकिल पूरा हो गया एंड इज नाउ एट द अदर एंड ऑफ वाइब्रेशन। अब यहाँ पे पार्टिकल होता ई, तो इट इज गोइंग बैक टू मीन, राइट? तो यू सी, यहां से लेके यहां तक all the particles are still in first oscillation, right? But they are at different locations. The state of vibration is not same, right? तो अब कैसे बताओगे? How do you tell state of vibration? So what do you do is a very simple thing. You draw a straight line. So what you do is, जिस point का आपको बताना होगा state of vibration, you draw a straight line from origin to that point, and you see and measure angle. तो यहां पे आप एंगल मेजर करते हो, एंगल। तो एंगल बेसिकली टेल्स यू व्हाट इज द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, इसको बोलते हो फेज। और आप एज यू कैन सी हर एक पॉइंट का फेज अलग अलग आएगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू हर एक पॉइंट इज इन डिफरेंट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। मे बी फ्रॉम ओरिजिन O टू दिस पॉइंट हियर, सम पॉइंट हियर O डैश, सारे के सारे पार्टिकल दे आर स्टिल इन द फर्स्ट ऑसिलेशन, उनका एक ऑसिलेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसके आगे के जो पार्टिकल्स है उनका ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, दे आर इन सेकंड ऑसिलेशन, राइट? तो ईच पॉइंट इज एट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट। तो हमको ये एंगल, जो भी एंगल आप मेजर करोगे वो आपको बताएगा कि पार्टिकल का ऑसिलेशन नंबर क्या है, पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड एज फेज। तो ये याद रखना कि फेज पता होना चाहिए। नाउ इफ यू नो व्हाट इज फेज, तो हमने जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखी इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, इसी को आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। कैसे? सबसे पहले तो समझ लो कि वेव है क्या। ट्रांसवर्स वेव क्या है? इट इज अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ। सो व्हेन, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू व्हेन वी वर स्टडीइंग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वहां पे प्रॉपर्टीज थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव। आई टोल्ड यू टू गो थ्रू देम बिकॉज उसमें एक स्टेटमेंट था, whenever transverse wave propagates through a medium, the medium gets divided into alternate crest and trough, right? तो अब ये वेव बनता कैसे है? You have to take example of a circle. टॉप मोस्ट पॉइंट जिसको आप क्रेस्ट बोलते हो, ये आ गया क्रेस्ट। बॉटम मोस्ट पॉइंट जिसको आप ट्रफ बोलते हो, ये आ गया ट्रफ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ? पाई, राइट? इमेजिन हमारे पास दो वेव्स है, वेव नंबर 1 एंड वेव नंबर 2। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या था? व्हाट शुड मैच विथ व्हाट? क्रेस्ट ऑफ वन वेव शुड ओवरलैप विथ क्रेस्ट ऑफ अनदर। तो उन दोनों, वो कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए या तो फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, मतलब दोनों वेव्स का क्रेस्ट एक साथ चल रहा है, तो फेज डिफरेंस शुड बी 0। ये तो पहला कंडीशन। या फिर एक वेव और दूसरे वेव में फेज डिफरेंस होना चाहिए 2 पाई। क्यों? क्योंकि कितने एंगल पे क्रेस्ट क्रेस्ट का मैचिंग होगा? 2 पाई। पहले वेव को आपने फिक्स कर दिया, दूसरे वेव को अगर आप यहां पे लेके आए, कितना एंगल है ये? पाई। लेकिन पाई पे क्या क्रेस्ट और क्रेस्ट मैच हो रहा है? नहीं। क्रेस्ट और क्रेस्ट ओवरलैप कब होगा? 2 पाई या फिर 4 पाई या फिर 6 पाई या 8 पाई। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, राइट? तो यू शुड नो दिस। ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, so on so forth, in general 2n पाई। तो जब फेज डिफरेंस 2n पाई है या पार्ट डिफरेंस n लैम्डा है, यू हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये याद नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो याद होना चाहिए। देन इफ यू नो
either of these conditions, आपको पता होना चाहिए path difference which we are denoting by delta is equal to lambda by 2 pi into phase difference which we are denoting by phi. मतलब डेल्टा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू phi, मतलब phi इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा. फेज डिफरेंस नहीं याद था पर ये तो याद था. व्हाट इज डेल्टा फॉर कंस्ट्रक्टिव? n लैम्डा 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 कैंसिल, क्या आया? 2n पाई, 2n पाई, राइट. तो एक कंडीशन भी अगर आपको याद हो तो दूसरा अपने आप आ जाएगा. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. तो जस्ट फॉर अ क्विक रिकैप, इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस इज व्हेन टू और मोर वेव्स रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली. द मीडियम, आई मीन यू विल हैव कम से कम दो वेव्स चाहिए. व्हेन टू और मोर वेव्स रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू बोथ द वेव्स इंडिविजुअली. पहले वेव ने डिस्प्लेस कर दिया, दूसरे वेव ने उसी पार्टिकल को वापस डिस्प्लेस कर दिया. लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इंटरफेरेंस का डेफिनेशन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का, ये मैकेनिकल वेव के लिए है. हमारे पास यहाँ पे क्या है? लाइट है. लाइट मतलब basically that you can see it is not a mechanical wave, it is electromagnetic wave, and light carries energy. So when you have a single source of light, the distribution of energy in the surrounding medium is same, uniform. But when you have two sources of light which are placed very near to each other, then energy distribution in the surrounding space is non-uniform. मतलब किसी पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा पहुंचेगा, किसी पॉइंट पे एनर्जी नहीं पहुंचेगा. जहां पे एनर्जी ज्यादा है that point will appear bright, जहां नहीं पहुंचेगा it will appear dark, right? तो then इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. तो इन केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट you see alternate bright and dark bands. Bright band मतलब वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब एक वेव के क्रेस्ट का दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ ओवरलैपिंग है. एंड वी हैव नोटेड डाउन कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस. तो ये दो कंडीशंस याद होने चाहिए. नाउ सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव का केस. लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव के लिए एक्सट्रीमली सिंपल. डिस्ट्रक्टिव के लिए crest of one या फिर crest of one should overlap with trough of another. मतलब you see इसको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? इसको यहां पे लाना पड़ेगा. तो कितने से शिफ्ट किया आपने? लैम्डा बाय 2 से शिफ्ट किया. वेरी गुड. तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस शुड बी लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2 या फिर और एक वेवलेंथ से शिफ्ट करना पड़ेगा. 3 लैम्डा बाय 2. पहली बार डिस्ट्रक्टिव कब मिला? जब आपने लैम्डा बाय 2 से शिफ्ट किया. करेक्ट. तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ट्रफ ऑफ वन वेव वाज ओवरलैपिंग विद क्रेस्ट ऑफ अनदर. अगली बार कब मिलेगा? अगली बार इस पॉइंट पे मिलेगा. इस पॉइंट पे मतलब अब कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? लैम्डा. पहले कितना शिफ्ट किया था? लैम्डा बाय 2. व्हाट इज लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा? 3 लैम्डा बाय 2. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. So for the first time when you shift, the first shift has to be only lambda by 2. उसके बाद हर एक shift should be equal to lambda. तो lambda by 2 plus lambda, 3 lambda by 2. वापस plus lambda, 5 lambda by 2. वापस plus lambda, 7 lambda by 2, so on so forth. तो यहाँ पे अगर आप conditions को लिखोगे तो you can write down here. और ये जो n है, remember this n starts from 0. It is a whole number. Here if you write, you will write 2n plus 1 lambda by 2. Put n equal to 0. n equal to 0. Lambda by 2 पहला कंडीशन आ गया. Put n equal to 1. 3 lambda by 2 सेकंड आ गया. n equal to 2. 5 lambda by 2 नेक्स्ट कंडीशन आ गया. Normally I do not prefer to use n here. मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ. क्यों? क्योंकि it helps me not to get confused. मैं यहाँ पे यूज करता हूँ m और यहाँ पे करता हूँ माइनस, और m की वैल्यू को मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से. Why? Put m equal to 1, lambda by 2. Put m equal to 2, 3 lambda by 2. 3, 5 lambda by 2. It helps me
टू रिमेंबर कि जब मैं m यूज करता हूं तो मैं डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूं, जब मैं n यूज करता हूं तो मैं कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूं. तो आई यूज दिस नोटेशन. योर बुक्स आर यूजिंग n एवरीवेयर, so no problem with that. तो अब नाउ यू विल अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्टिव में क्या था, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा. डिस्ट्रक्टिव में क्या है, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 7 लैम्डा बाय 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. एंड दैट वाज द रीजन कि आपके बुक में ऐसा लिखा होता है 2n लैम्डा बाय 2. यू कैन राइट 0 तो 0 है, लैम्डा को आप लिख सकते हो क्या 2 लैम्डा बाय 2, राइट. 2 लैम्डा को लिख सकते हो 4 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा को लिख सकते हो 6 लैम्डा बाय 2, देन 4 लैम्डा विल बी 8 लैम्डा बाय 2. मतलब कंस्ट्रक्टिव इज even multiple of lambda by 2 and destructive is odd multiple of lambda by 2. So book to book notations will vary, but I will prefer to write it like this only. तो अब आपको destructive का condition मिल गया in terms of path difference. Remember path difference मतलब दो wave ने जितना distance travel किया है उसका difference, correct? और phase difference is the difference of angle between two points. राइट तो फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, अभी भी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, यू शुड इमीडिएटली रिमेंबर नाउ. और 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस. व्हाट इज पार्ट डिफरेंस, 2m minus 1 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा 2 लैम्डा कैंसिल, तो क्या आ गया 2m minus 1 पाई, सिंपल. तो 2m minus 1 पाई, यू हैव 2m minus 1 पाई ओवर हियर. अब ये याद नहीं होता तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने दूसरा मेथड सीख के ही रखा है, क्रेस्ट और ट्रफ. फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव. क्रेस्ट क्रेस्ट मैचिंग इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, बट वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्टिव. तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या है, क्रेस्ट शुड ओवरलैप विद ट्रफ. तो कितने एंगल से शिफ्ट करना पड़ेगा, पाई 180 डिग्री या फिर 3 पाई, राइट. अदरवाइज और 5 पाई और 7 पाई और 9 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. तो ये जो हमने कंडीशन लिखा है, पुट m इक्वल टू 1 पाई, पुट m इक्वल टू 2 3 पाई, पुट m इक्वल टू 3 5 पाई, सो ऑन सो फोर्थ. तो दिस इज हाउ यू गेट. तो ये कंडीशंस आ गए आपके पास कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के. यहां तक क्लियर. ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, पिक्चर अभी बाकी है. दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन कि कंस्ट्रक्टिव में द पॉइंट विल अपीयर ब्राइट, और वो ब्राइट पॉइंट मतलब पार्ट डिफरेंस इज n lambda, phase difference is 2n pi. Destructive where the point appears dark, you have part difference as 2m minus 1 lambda by 2 and phase difference as 2m minus 1 pi. तो बेसिकली इंटरफेरेंस में होगा क्या, एक स्क्रीन होगा, then you will have alternate bright dark bands. So you will have alternate bright dark bands of the same width. This is what you are going to have. ऐसा आपको दिखेगा. तो this is what you see. Bright dark. हम बाद में कंडीशंस पे आएंगे. अब ये जो ब्राइट डार्क की बात चल रही है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव की बात चल रही है, इट इज बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. सुपरपोजिशन, सुपर इम्पोजिशन, एक वेव के ऊपर दूसरा वेव आना, राइट. अब वेव है तो वेव का इक्वेशन होगा, एंड यू शुड नो व्हाट इज वेव इक्वेशन. y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t. और मैंने आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव में ही बता दिया था कि जब आप इंटरफेरेंस की बात करते हो तो आप एम्पलीट्यूड अलग अलग लेते हो, फ्रीक्वेंसी सेम लेते हो, इसलिए हमें ओमेगा 1 नहीं लिखा है, आई जस्ट रोट डाउन ओमेगा. और जब बीट्स की बात करते हो तो आप एम्पलीट्यूड सेम लेते हो लेकिन फ्रीक्वेंसीज अलग अलग लेते हो. तो दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर. तो ये पहला वेव है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t, और ये दूसरा वेव है y2 इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस सम फेज डिफरेंस. हाँ ऑफ कोर्स इस डायग्राम में फेज डिफरेंस कितना है, 0 या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई. तो ये डायग्राम छोड़ दो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. तो जनरली ऐसा भी हो सकता है ना, दिस वेव इज शिफ्टेड, यू नो व्हाट इज फेज डिफरेंस, नो, बट यू नो अबाउट दिस, यस 0, you know about this phi, but in general you can have any phase difference. So phi is nothing but phase difference.
According to superposition of principle of waves, when two waves reach at a point simultaneously, the resultant displacement is y1 plus y2. What is y1? a1 sin omega t plus a2 sin of omega t plus phi sin of a plus b. हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है तो हम डिटेल्स में जाएंगे नहीं अब. तो a1 sin omega t plus a2 sin a cos b plus cos a sin b, right? So you will have y equal to a1 sin omega t plus a2 sin omega t cos phi plus a2 cos omega t sin phi. करेक्ट. इसके आगे वापस सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे एंड एज आई टोल्ड वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स क्योंकि हमने ऑलरेडी ये करके रखा है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रिजल्टेंट वेव होता है हाउ इट लुक्स लाइक, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनता है? r sin of omega t plus something. तो आई विल नॉट राइट इट डाउन, प्लस समथिंग प्लस समथिंग. ये रिजल्टेंट वेव आएगा आफ्टर सुपरपोजिशन और R stands for amplitude, resultant amplitude. What do you mean by resultant amplitude? इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन होने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज नथिंग बट R. और मैंने आपको बताया था कि ये तो वेक्टर क्वांटिटी होता है और आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो रिजल्टेंट इज रूट ऑफ पहला वेक्टर स्क्वायर दूसरा वेक्टर स्क्वायर 2 times of a1 a2 cos of phase difference between the two vectors. So this is resultant amplitude. Clear? यहाँ तक क्लियर? बिकॉज अगर ये समझेगा तो अगला कुछ समझ में आएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा. Is this clear? This is resultant amplitude after superposition of two waves. Now basic difference between chapter number 6 superposition of waves and chapter number 7 wave optics. वेव ऑप्टिक्स में हम ऑप्टिक्स का मतलब ही ये होता है स्टडी ऑफ विजिबल लाइट बेसिकली. तो हियर यू आर टॉकिंग अबाउट लाइट, विजिबल लाइट व्हिच वी ह्यूमंस कैन सी, राइट? अब ऐसा है इंटरफेरेंस हुआ, कंस्ट्रक्टिव हुआ या डिस्ट्रक्टिव, हमको कैसे पता? मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था. आई टोल्ड यू इंटरफेरेंस पैटर्न लुक्स लाइक ब्राइट डार्क, करेक्ट? तो कहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ ये हमको पता तब चला जब हमने देखा कि वहां पे ब्राइटेस्ट है, उसके बाद डार्क है, फिर ब्राइट है. मतलब यू आर लुकिंग एट द इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट. यू नो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो नाउ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट ऑन द स्क्रीन एंड यू नो दैट इंटेंसिटी रिजल्टेंट. रिजल्टेंट क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल सोर्स का इंटेंसिटी नहीं है. This is intensity of the point on the screen. चलो ठीक है. Not to get confused, हमारे पास एक स्क्रीन है and we have two sources of light. Let us take one source over here and other over here. ये है सोर्स S1, ये है सोर्स S2. यहां से waves emit हो रहे हैं. They are going at all the points on the screen. मैं सिर्फ एक पॉइंट दिखा रहा हूं बट दे आर गोइंग एवरीवेयर. यहां से भी वेव इमिट हुआ और ये वेव भी इस सोर्स से वेव्स भी दे आर गोइंग एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन. आई एम टॉकिंग अबाउट वन स्पेसिफिक पॉइंट हियर. ओके, ये जो पहला सोर्स था लाइट का, इसका जो एम्पलीट्यूड है, दिस एम्पलीट्यूड इज A1. और जो दूसरा सोर्स है लाइट का, इसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज A2. अब समझ लेना, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ दिस लाइन, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यू जस्ट नीड टू इमेजिन, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू इमेजिन दिस. ओके, दिस इज नथिंग बट A2. ये जो इंडिविजुअल सोर्स है उसका जो इंटेंसिटी है दैट इज I1 which is proportional to A1 square. ये जो दूसरा सोर्स है उसका जो इंटेंसिटी है I2 which is proportional to A2 square, right? Right.
तो ये जो I1 और I2 है, these are intensities of individual sources, और ये जो दो वेव्स है एक पॉइंट P पे पहुंचे तो क्या होगा, या तो कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव. तो व्हेन आई से रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, क्योंकि हम तो स्क्रीन पे देखने वाले हैं. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR, as you know, intensity is proportional to square of amplitude. तो resultant intensity is proportional to square of resultant amplitude. तो IR is proportional to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos of phi. This is what you should know. अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो of course this point will appear bright, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा तो व्हाट इज फेज डिफरेंस, 2n pi. तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पॉइंट अपीयर्स ब्राइट, मतलब इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज मैक्सिमम, और यू कैन राइट इट डाउन एज A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos of 2n pi. Cos of 2n pi. What is cos of 2n pi? 1. क्यों? क्योंकि 2n pi, n की वैल्यू 0, तो cos 0, what is cos 0? 1. If I put n equal to 1, cos of 2 pi, 1. If I put n equal to 2, cos of 4 pi, 1. Cos of 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, सब 1. तो ये आ गया 1. तो you have maximum intensity proportional to A1 square, A2 square plus 2A1 A2. What is this? A1 plus A2 bracket square. So maximum intensity at a point is A1 plus A2 bracket square. Correct? Up. Similarly, for destructive interference, what you will have is, आपको पता है destructive interference के लिए phi की वैल्यू क्या थी? या जैसे यहाँ पे था phi was 2n pi, यहाँ पे कितना था 2m minus 1 pi, मतलब बेसिकली pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, 9 pi. What is cos of pi? Minus 1. Cos of 3 pi? Minus 1. Cos of 5 pi? Minus 1. So resultant intensity will be minimum, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव में डिस्ट्रक्ट होता है, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ ओवरलैप होता है. तो यू विल हैव A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 into minus 1. So minimum intensity at that point will be proportional to A1 minus A2 bracket square. And now you can find out what is the ratio of maximum to minimum intensity. The ratio of maximum to minimum intensity is what? It is A1 plus A2 upon A1 minus A2. दोनों का स्क्वायर था तो कॉमन स्क्वायर, राइट? अब what you can do is sometimes ऐसा लिखने की जगह पे बुक में लिखते हैं in terms of ratio of amplitudes. तो ratio of amplitude के टर्म्स में लिखना है तो what you can do is, आप इसमें से A2 कॉमन निकाल लो. तो पहले टर्म में क्या आया, A1 by A2 plus 1, और नीचे से भी A2 कॉमन निकाल लो तो क्या आया, A1 by A2 minus 1 का स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल. ये A1 by A2 is nothing but called as amplitude ratio. तो amplitude ratio is A1 by A2, not A2 by A1. इसको डिनोट करते हो स्मॉल r से. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी इज r plus 1 अपॉन r minus 1 का स्क्वायर, where A1 by A2 is equal to r. राइट? तो ये पता होना चाहिए. तो दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो. अब हमने यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन लिखा है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम इंडिविजुअल सोर्सेस. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ A1 एंड A2, बट द सेम इक्वेशन you can write in terms of intensity of individual sources. मतलब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे you can write in terms of intensity of individual sources. और आपको ऑलरेडी पता है, मैंने लिखा है I1 is proportional to A1 square. मतलब जहां जहां पे A1 square दिखता है वहां वहां मैं लिख सकता हूँ I1, और यहाँ पे आएगा I2.
यहाँ आएगा 2 रूट ऑफ I1, क्योंकि A1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू I1, तो A1 इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ I1, तो 2 रूट I1 रूट ऑफ I2 cos ऑफ फेज डिफरेंस 5, करेक्ट। तो यहाँ पे यू कैन राइट डाउन IR इक्वल टू, अब ठीक है, अगेन द सेम थिंग फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहाँ पे, एट दिस पॉइंट P, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेस। और जो पिछला इक्वेशन था ये, इट वाज द सेम इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बट इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। So now we are talking about in terms of intensity. So for constructive interference, again you have phase difference equal to 2n pi. तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास IR will be now I max. क्यों max? क्योंकि यहाँ पे constructive होगा, constructive होगा तो the point will appear bright. तो bright point मतलब maximum intensity. तो I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2, क्योंकि cos of phi is 1. Cos of 2n pi is 1. तो ये आपको मिल गया, you know this is what? This is under root of I1 plus under root of I2 bracket square, है ना? A plus B bracket square. This is what you have. Similarly for destructive interference. So if you have destructive interference, for destructive interference, you know कि फेज डिफरेंस कितना होता है, 2m minus 1 phi, मतलब cos of phi कितना आएगा, -1. तो इंटेंसिटी विल बिकम मिनिमम, और मिनिमम इंटेंसिटी आएगा तो आप लिखोगे I1 plus I2 minus 2 root I1 root of I2, मतलब दिस विल बी इक्वल टू I1 रूट माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। फिर रेशियो निकाल सकते हो, सिंपल। So if you want to find out what is the ratio of maximum to minimum intensity, this is equal to under root of I1 plus under root of I2 upon under root of I1 minus under root of I2 whole square, right? Clear? अब if equation number 2, if I1 equal to I2 equal to I, then equation 2 becomes, मतलब जो दो सोर्सेस थे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, दोनों में से जो वेव्स आ रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम है, तो इंटेंसिटी सेम है तो I1 इक्वल टू I2, और ये वैल्यूज अगर आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR विल बी I plus 2 root I cos of phi. This is equal to 2I. This is equal to 2I cos phi. 2 root I is I. 2I you can take out common, 1 plus cos of phi. What is 1 plus cos phi? 2 cos square phi by 2. 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. So 2I 2 cos square phi by 2. So you will have this as 4I cos square phi by 2. तो ये आपको मिल गया equation for resultant intensity if and only if intensity of the two sources are same. तभी लिख सकते हो, नहीं तो यूज नहीं कर सकते। एम्पलीट्यूड सेम होगा मतलब इंटेंसिटी सेम होगा, मतलब ये आएगा। आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात कर लो, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस you know phase difference is 2n pi, therefore resultant intensity will be 4I cos square, भूलना मत, pi by 2 भी भूलना मत, नहीं तो गए कैंसल, cos square n pi, n की वैल्यू 0, cos 0 1, उसका स्क्वायर 1, n की वैल्यू 1, cos pi -1, उसका स्क्वायर +1, n की वैल्यू 2, cos 2 pi 1, उसका स्क्वायर +1, 3 cos 3 pi -1, उसका स्क्वायर +1, तो दिस इज ऑलवेज +1, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 4I, और मैक्सिमम क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। देन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हाट यू विल हैव इज phase difference pi equal to 2m minus 1 pi, then you will have minimum intensity and that is equal to 0. कैसे, you
सी, यहाँ पे आपके पास था 4i cos square 5/2, 5 is 2m minus 1 pi और by 2, if I put m equal to 1, क्योंकि m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, तो pi/2 cos pi/2 is 0, तो ये सारे के सारे 0 आएंगे, तो मिनिमम इंटेंसिटी इज 0, मतलब देयर इज नो लाइट देयर, इंटेंसिटी 0 मतलब नो लाइट, एब्सोल्युटली डार्क, और वो तभी पॉसिबल होगा, डायग्राम ही बता रहा था, वो तब पॉसिबल होगा जब दो वेव्स है, दोनों के एम्पलीट्यूड्स आर एग्जैक्टली सेम, सिर्फ एक का क्रेस्ट इज मैचिंग विद ओवरलैपिंग विद ट्रफ ऑफ अनदर, तो एग्जैक्ट कैंसिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड्स, तो दिस इज व्हाट यू हैव। गुड, यहां तक आ गए, तो आई होप यहां तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एनालिटिकल ट्रीटमेंट। What do you understand by analytical treatment? And when you talk about analytical treatment, we are talking about Young's double slit experiment. What do you understand by, what do you mean by analytical treatment? Analytical treatment मतलब you are doing analysis basically. अब तक हमने क्या बोला यहाँ पे? Constructive interference तब होगा जब part difference होगा n lambda. Destructive interference तब होगा जब part difference होगा 2m minus 1 lambda by 2. तो अब हम actual part difference find करेंगे. But actual part difference in terms of हमको कितने sources चाहिए? 2, तो in terms of distance between the two sources, small d, source और screen में कुछ distance है, इसको हम बोलते हैं capital D, तो path difference equal to n lambda सही है constructive के लिए, लेकिन path difference find कैसे करोगे? यू ऐसा तो नहीं बोल सकते ना आपको एक वेव को, ओके यू वेट, मुझे देखना है दूसरा कितना पार्ट डिफरेंस है। कैन यू से टेल वन वेव, ओके यू स्टॉप, लेट मी मेजर हाउ मच इज द पार्ट डिफरेंस ऑफ योर्स कंपेयर्ड टू अदर्स। वेव इज वेव, यू कैन नॉट स्टॉप देम। तो फिर क्या करेंगे? पार्ट डिफरेंस आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल पैरामीटर्स। व्हाट यू कैन मेजर इज डिस्टेंस बिटवीन S1 and S2, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स मतलब सोर्सेस एंड स्क्रीन। तो अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले you should know कि ये analytical treatment is based on Young's double slit experiment. Young's double slit experiment. In short, YDSE. YDSE. तो क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखते, इन YDSE ऐसा लिखते हैं, तो पता होना चाहिए it is Young's double slit experiment. अब ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट क्या था? ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में व्हाट यू हैड वाज, आपको चाहिए दो सोर्सेस, और हम देखेंगे कंडीशन फॉर स्टेबल स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न बाद में देखेंगे, बट यू शुड नो इंटरफेरेंस के लिए यू नीड टू हैव टू सोर्सेस, एंड बेटर इज अगर दोनों सोर्सेस इफ दे आर मोनोक्रोमैटिक, एंड बेटर इफ दे आर कोहेरेंट। वो देखेंगे कोहेरेंस क्या होता है हम लोग। ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में व्हाट वाज डन, क्योंकि इट वाज डन लॉन्ग बैक, तो तब हमारे पास मोनोक्रोमैटिक सोर्सेस होते नहीं थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्रोमैटिक? सिंगल वेवलेंथ, मतलब द सोर्स व्हिच इमिट्स एग्जैक्टली ओनली वन कलर बेसिकली। ओके, तो तब तो था नहीं, तो क्या किया? सोर्स नहीं था तो सनलाइट यूज कर लिया, तो सन से लाइट आ रहा है। अब दो सोर्सेस चाहिए, फिर एक कार्डबोर्ड शीट लिया। दो सोर्सेस कैसे बनाओगे? बाय पिंचिंग होल्स हियर, तो टू पिन होल्स, देन दैट टुक अ स्क्रीन, राइट? तो यहाँ पे एक स्क्रीन था, तो ये जो पहला पिन होल है इट सर्व्स एज फर्स्ट सोर्स एंड दूसरा सर्व्स एज सेकेंड सोर्स, एंड देन यू कैन सी द पैटर्न ऑन द स्क्रीन। ये था ओरिजिनल डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, बट विथ डेवलपमेंट्स जैसे जैसे हम, सनलाइट इज नॉट मोनोक्रोमैटिक, आपको ऑलरेडी पता है, it emits all the radiation because it is a black body, and black body emits everything right from gamma, X, UV, visible, infra, etc., right? Then with developments जब हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स बनाने लगे, तो दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाज लिटिल मॉडिफाइड। फिर हमने क्या किया? हमने यहाँ पे स्लिट ले लिए, स्लिट,
So what we did was we kept two narrow slits instead of pinholes. You have narrow slits, right? Then this is now replaced by monochromatic source instead of sunlight. अब ऐसा है, why we have to take single source instead of two sources? हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, मतलब ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, उसके कुछ कंडीशंस है, मैं डिस्कस कर ही लेता हूं सो दैट यू हैव अ बेटर आइडिया व्हाई वी आर डूइंग दिस. तो कंडीशन नंबर 1, तो कंडीशंस फॉर स्टेबल स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न पहले देख लेते हैं हम लोग, फिर हम इस पे जाएंगे. ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर द कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. स्टेडी मतलब विथ टाइम इट शुड नॉट चेंज, इट शुड अपीयर एज इट इज. इस पे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो पता होना चाहिए, 3 मार्क्स है बेसिकली. कंडीशन नंबर 1, द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट. व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट? कोहेरेंट का मतलब क्या? कोहेरेंट का मतलब ये जो दो सोर्सेस ऑफ लाइट है, दे शुड बी इमिटिंग लाइट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, मतलब वेवलेंथ सेम होगा, मतलब वो मोनोक्रोमेटिक होगा. दूसरा, या तो इन दोनों सोर्सेस में से जो लाइट निकल रहा है उसमें फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए. द टू सोर्सेस मस्ट नॉट हैव एनी फेज डिफरेंस. फिर आप बोलोगे फेज डिफरेंस नहीं है, तो फिर ऐसा कैसा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हो? हम तो बात ही ऐसा कर रहे हैं. कंस्ट्रक्टिव कब? जब फेज डिफरेंस 2n पाई. डिस्ट्रक्टिव कब? जब फेज डिफरेंस 2m-1 पाई. और फिर कोहेरेंट में हम बोल रहे हैं कि फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए. फेज डिफरेंस कब नहीं होना चाहिए? जब लाइट इमिट हुआ, और यहां से लाइट इमिट हुआ स्क्रीन तक जाएगा, तो वहां पे ऑटोमेटिकली फेज डिफरेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है. तो व्हेन आई से कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, दे शुड इमिट सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब, एंड these two sources must not have phase difference when the light is emitted. या फिर अगर है तो कांस्टेंट रहना चाहिए. मतलब दोनों सोर्सेस में से एक साथ क्रेस्ट निकला तो थ्रू आउट टाइम वैसा ही चलना चाहिए. जिस टाइम पे पहले सोर्स का क्रेस्ट इमिट हुआ उसी टाइम पे दूसरे सोर्स का क्रेस्ट इमिट हुआ हमेशा. या फिर पहले सोर्स का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, लेकिन ये सिचुएशन भी सेम रहनी चाहिए विद टाइम. और फेज डिफरेंस जो भी होगा वो कहां पे होगा? स्क्रीन पे. इंटरफेरेंस कहां हो रहा है? स्क्रीन पे. तो टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, मतलब दे शुड have same frequency and they should not, or if they have phase difference, it should be constant with time when the light is emitted, not at the screen. Screen पे जो होना है वो होगा. Number 2, they should be monochromatic. अगर मोनोक्रोमैटिक नहीं हुआ तो क्या? तो ऐसा है, ये देखो, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, डिस्ट्रक्टिव डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ. एक वेवलेंथ ने एक पॉइंट पे, पी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना दिया, मतलब ब्राइट. दूसरे वेवलेंथ ने उसी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव बना दिया. तो पैटर्न विल लुक डिफ्यूज्ड, मिक्स्ड पैटर्न. एक कलर का कंस्ट्रक्टिव, दूसरे का डिस्ट्रक्टिव, तो ओवरलैपिंग पैटर्न आएगा. नंबर 3, दे शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन. मैंने बताया था कल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन, याद है? डू यू रिमेंबर पोलराइजेशन? वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन द सेम प्लेन. पहले सोर्स का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन XY प्लेन में है तो दूसरे सोर्स का भी XY प्लेन में होना चाहिए. तो the vibrations of electric field of the two sources must be in the same plane. That means same state of polarization. Number 4, the distance between the two sources should be as small as possible. ये जो दो सोर्सेस है इसका जो डिस्टेंस है स्मॉल d, ये जितना छोटा हुआ उतना अच्छा. तो the distance between the two sources, distance between two slits, distance between two slits must be as small as possible.
Number 5, the distance between slit and screen must be as large as possible. So distance between slit and screen must be as large as possible. Then ये जो दो slits है, they should be as narrow as possible. जितने narrow slits होंगे उतना better. The slits must be narrow. Then what? सबसे important, हाँ एम्पलीट्यूड अगर सेम होंगे तो अच्छा ही है, वो भी बोल सकते हो. तो the sources must have same amplitude and same intensity, क्योंकि अभी अभी देखा same amplitude या same intensity होना मतलब एकदम sharp, या तो bright या तो nothing. You have light, if you either you have light or you don't have light. So the amplitude and intensity must be same. Amplitude of the two sources must be same, must be equal. सबसे important, the two waves must travel in the same direction. नहीं तो एक गया positive x में, दूसरा गया negative x में, कौन सा interference? So they must travel in same direction. The waves must travel in same direction. Must travel in same direction. This is what is most important. तो ये ऐसे 8 points आएंगे कुछ stable interference pattern के लिए. तो अब going back to Young's double slit experiment, you have two slits, they should be narrow. The distance between the two slits from here to here must be as small as possible. The distance between slit and slit should be as large as possible. Good. अब the point was कि हमने single source से दो sources क्यों बनाए? Exactly for this reason. Monochromatic and coherent. क्यों? क्योंकि हो सकता है आप बोलोगे ऐसा क्या, हम दो बल्ब लेके आएंगे, सेम कंपनी के लेके आएंगे, सेम वैटेज के लेके आएंगे, हाँ ठीक है, बट देन मे बी एक बल्ब खराब होने लग गया, उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर क्या होगा? फिर वन सोर्स विल बिहेव डिफरेंटली एंड अदर विल बिहेव डिफरेंटली. वेयर एज सिंगल सोर्स से अगर हमने दो सोर्सेस ऑब्टेन कर लिए तो उसका फायदा क्या है? जो भी चेंज ओरिजिनल सोर्स में होगा वो चेंज एक साथ S1 और S2 पे पहुंचेगा. So that is why it is always recommended that you obtain the two sources from a single source. Good. Up, we are talking about interference pattern obtained on the screen. अब ऐसा है, center of the screen O is always bright, क्योंकि यहाँ पे हमेशा constructive interference होगा. क्यों होगा? Look. Part difference अगर 0 हुआ तो constructive का condition है. और ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ S1 एंड S2. मतलब डिस्टेंस वेव्स ने इक्वल ट्रेवल किया है सेंटर पे पहुंचने के लिए. तो कौन सा पार्ट डिफरेंस? नथिंग. S1 से वेव आया O तक पहुंचने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही S2 से O तक डिस्टेंस है, तो फिर देयर इज नो पार्ट डिफरेंस. तो दैट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव. मतलब सेंटर ऑफ द स्क्रीन will always be bright. So center of the screen will appear bright always and always. तो यहाँ पे ये हमेशा bright मिलने वाला है आपको. तो this is always going to be bright. ऐसा आएगा. ये center है, इसको मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे O. This is center of the screen O, always bright. हम center छोड़ के किसी और point की बात कर रहे हैं. This point let us say P. हमको ये पता करना है ये P पॉइंट ब्राइट है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या फिर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है. कंस्ट्रक्टिव होगा मतलब पार्ट डिफरेंस शुड बी n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव होगा मतलब पार्ट डिफरेंस शुड बी 2m-1 लैम्डा. करेक्ट कि बाय 2? वेरी गुड. मतलब पाथ का डिफरेंस निकालना है. पाथ किसका? पाथ वेव्स का पाथ. कितना डिफरेंस है पाथ का? S2p माइनस S1p, क्योंकि S2 से वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? S2p. S1 से वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? S1p. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पाथ का डिफरेंस निकालना है. तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे? सबसे पहले ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम S1 ऑनटू स्क्रीन.
call this point as M1. Drop a perpendicular from S2 onto screen, call this as M2. और ये जो पॉइंट है जहां पे हम चेक कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, उसका सेंटर से डिस्टेंस है x, और ऑफ कोर्स S1 पे S2 तक का डिस्टेंस कितना है, d है ना। फिर ये मतलब यहां से यहां तक सेंटर से M1 तक कितना होगा, d/2। तो ये डिस्टेंस है आपका d/2, हेंस दिस डिस्टेंस इज आल्सो d/2। ये भी d/2 और ये भी d/2, करेक्ट। अगर आप देखोगे S1 M1P और S2 M2P, ये है दो राइट एंगल ट्राइंगल्स, मतलब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करो। तो व्हाट यू शुड डू इज फ्रॉम ट्राइंगल S2 M2P, फ्रॉम ट्राइंगल S2 M2P, S2P स्क्वायर, क्यों ऐसा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू S2 M2 स्क्वायर, S2P स्क्वायर इज S2 M2 स्क्वायर प्लस M2P स्क्वायर, S2 M2 स्क्वायर प्लस M2P का स्क्वायर। बट व्हाट इज S2 M2? कैपिटल D, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, तो D का स्क्वायर। व्हाट इज M2P? M2P इज इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस, मतलब x प्लस d/2 का स्क्वायर, तो इट इज x प्लस d/2 स्क्वायर, राइट। एंड देन फ्रॉम ट्राइंगल S1 M1P, अब हम S1 M1P ट्राइंगल पे जाते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल S1 M1P यू हैव S1P स्क्वायर इक्वल टू S1 M1 स्क्वायर प्लस M1P स्क्वायर। देखो है S1P स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, S1 M1 स्क्वायर प्लस M1P स्क्वायर। व्हाट इज S1 M1? P स्क्वायर। व्हाट इज M1P? ये x है, इसमें से ये माइनस कर लो, x माइनस d/2, तो इट इज x माइनस d/2 होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास S1P का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा S2P होल स्क्वायर माइनस S1P होल स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का स्क्वायर माइनस माइनस d स्क्वायर माइनस, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट डालोगे ना, ऐसा ब्रैकेट डालोगे प्लस लिखोगे, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस x माइनस d/2 का स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल। लेफ्ट हैंड साइड इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे है x प्लस d/2 होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x d/2, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर कर रहा हूं मैं, प्लस d स्क्वायर बाय 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x d/2 प्लस d स्क्वायर बाय 4, 2 कैंसल, इसको ओपन कर लेंगे तो अब आएगा आपके पास S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P इज इक्वल टू, ओपन करोगे तो x स्क्वायर गया गया, d स्क्वायर बाय 4 d स्क्वायर बाय 4 गया, लेकिन यहाँ क्या बचा है xd माइनस ऑफ माइनस प्लस xd, मतलब क्या आ गया 2xd। व्हाट यू हैव इज दिस, यहाँ पे आपको मिल गया 2xd, और तो राइट हैंड साइड में आपके पास है 2xd और अपॉन ये जो S2P और S1P था इसको शिफ्ट कर दिया मैंने, तो S2P प्लस S1P, राइट। क्लियर यहां तक? लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, तो पहले यहां पे इसको लिखो कि ये पाथ डिफरेंस है, राइट, इक्वल टू 2xd बाय S2P प्लस S1P। अब राइट हैंड साइड के लिए, ओनली फॉर राइट हैंड साइड, यू कैन टेक
S2P and S1P इक्वल टू कैपिटल D। क्यों? नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ऐसा होता है, look at this, distance between slit and screen should be as large as possible। तो नॉर्मली ऐसा होता है, यहाँ पे स्लिट है, यहाँ पे स्लिट है, S1 और S2, screen is here, the point P you're talking about is more or less over here, correct? So can you write down S1P equal to S2P equal to this distance? What was this distance? D, capital D. So only for RHS, right hand side of the equation, you can write it as D plus D, that is 2D. तो ये आ गया आपके पास x small d by capital D। तो ये आ गया आपके पास पाथ डिफरेंस। प्रॉब्लम क्या था कि हम लोग पाथ डिफरेंस डायरेक्टली मेजर कर ही नहीं सकते, तो हमने क्या किया, पाथ डिफरेंस को ऐसे टर्म्स में लाया जो मेजरेबल है। Can you measure x? Of course you can measure the distance of the point from the center of screen. Put a scale, measure it. Can you measure small d? Yes, क्योंकि तो फिजिकल दो सोर्स दिखते हैं ना, स्केल लगाओ मेजर करो। Can you measure slit to screen distance? Yes। तो इसमें तीनों के तीनों मेजरेबल क्वांटिटीज है, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन पे। क्या था कंडीशन? पाथ डिफरेंस शुड बी n लैम्डा, बट व्हाट इज पाथ डिफरेंस? x d by कैपिटल D इक्वल टू, तो x इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D by स्मॉल d। सो दीज आर द पोजीशंस ऑफ ब्राइट पॉइंट्स, ब्राइट बैंड्स। ये वो पोजीशंस है जहां जहां पे ब्राइट पॉइंट्स, ब्राइट बैंड्स मिलेंगे। और आपको पता होना चाहिए हाउ डज एन इंटरफेरेंस पैटर्न लुक्स लाइक। मैंने अभी भी बताया था आपको, it looks like bright at the center, so center is the brightest, so this is center, let us say। then you have dark ऊपर भी और नीचे भी, then you again have bright and then dark, तो ऐसा bright dark चलता रहेगा, right? इसका मतलब you have n number of bands। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड ब्राइट है, फिर आएगा थर्ड ब्राइट, फिर ऐसा करते करते nth ब्राइट। तो डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर इज डिनोटेड बाय x सफिक्स n, व्हिच इज n लैम्डा d by d। अगर पहला ब्राइट फाइंड करना तो पुट n इक्वल टू 1, हो गया लैम्डा d by d। सेकेंड 2 लैम्डा d by d, थर्ड 3 लैम्डा d by d। तो these are the distances of bright bands measured from the center of the screen। क्लियर यहां तक? हाँ, डिस्ट्रक्टिव di के लिए what was delta? 2m minus 1 lambda by 2। तो यह आ जाएगा आपके पास x small d by capital D equal to 2m minus 1 lambda by 2। तो x equal to 2m minus 1 lambda capital D by 2d। और सिमिलरली फॉर mth डार्क, क्योंकि यहाँ पे डार्क भी बहुत सारे हैं, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, तो यू हैव अल्टरनेट डार्क बैंड्स। तो m मतलब ऑर्डर ऑफ डार्क बैंड एंड n मतलब ऑर्डर ऑफ ब्राइट बैंड। तो यू कैन फाइंड आउट फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। क्लियर यहां तक? गुड। अभी इसके आगे इफ आई रिमेम्बर करेक्टली should be I think fringe width। ये जो एक पैच है ना, इसको बोलते हो बैंड या बोलते हो फ्रिंज। इसका width will be called as fringe width या फिर बैंड width। तो अभी आपको इसका width फाइंड करना है, तो इसका width फाइंड कर लेते हैं। देखो नॉर्मली क्या है, ये थोड़ा मैंने ऐसा स्पेशियस दिखाया है, थोड़ा ऐसा दिखता है ना कि स्पेस है बीच में, बट रियलिटी इज दे आर वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर। तो इन रियलिटी इज दिस, रियलिटी में आपको ऐसा दिखेगा। यू हैव, आई विल जस्ट पुट सम डमी लाइंस, ओके? तो डमी लाइंस मुझे डालने दो, बाद में हम देखते हैं। दिस इज सम डमी लाइन, ओके? अब ऐसा है, इन रियलिटी ये ऐसा होता है, इट्स सो क्लोज
तो यू हैव टू सी दिस थ्रू माइक्रोस्कोप। और जो इंजीनियरिंग करेंगे फ्यूचर में तो पहले ही साल में ये एक्सपेरिमेंट, यू विल सी दिस थ्रू माइक्रोस्कोप। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, सो क्लोज। तो अब आपको फाइंड करना है विड्थ। तो बुक टू बुक अलग अलग डेफिनेशन लिखा हुआ है इसका, हमको तो पता ही है, यहां तो दिखता ही है। विड्थ फाइंड करना है। अगर आपको ब्राइट बैंड का विड्थ फाइंड करना है तो डार्क बैंड की कंडीशन यूज होगी। क्यों? ब्राइट का विड्थ फाइंड करना था। ब्राइट चालू कब हुआ? कब चालू हुआ? जब एक डार्क खत्म हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर सेकेंड ब्राइट का विड्थ फाइंड करना है, सेकेंड ब्राइट चालू कब हुआ? जब सेकेंड डार्क खत्म हुआ, और सेकेंड ब्राइट खत्म होते से थर्ड डार्क चालू हो गया, isn't it? तो what you have is this। आपको अगर if you want to find out width of second bright band is sandwiched between second dark and third dark। विड्थ फाइंड करना मतलब डिस्टेंस फाइंड करना। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो? 2 पॉइंट्स का स्केल लगाते हो, फिर स्केल का 0 यहां होता है, फिर यहां पे बोलते हो हाँ 2 सेंटीमीटर, राइट। लेकिन अगर 0 यहां पे नहीं है, इमेजिन यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, व्हाट इज द डिस्टेंस? 2। मतलब आपने क्या किया? इन शॉर्ट आपने जो डार्क, कौन सा डार्क? थर्ड डार्क, x3 डैश। मैं डार्क को डिनोट करता रहता हूं डैश से, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। और ये क्या था? x2 डैश। सबट्रैक्ट कर लो, x3 डैश माइनस x2 डैश। मतलब ब्राइट अगर आपको फाइंड करना है तो कंडीशन किसकी यूज होगी? डार्क की। और डार्क फाइंड करना है तो किसकी यूज होगी? ब्राइट की। करेक्ट। तो अब इमेजिन, तो बताओ अभी पहले किसका फाइंड करें? यू टेल मी, वी विल फाइंड फ्रिंज विड्थ फाइंड कर लेते हैं। किसका? ब्राइट का कि डार्क का? किसका करना है? डार्क। ठीक है, चलो डार्क का फाइंड कर लेते हैं। तो डार्क बैंड का अगर आपको फ्रिंज विड्थ निकालना है तो व्हाट इज द सिचुएशन? ये आ गया ब्राइट, यहां पे है ब्राइट, सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज समवेयर ओवर हियर। अब मुझे नहीं पता ये कौन से नंबर का ब्राइट है, आई डोंट नो। आई विल कॉल दिस एज nth ब्राइट। nth ब्राइट के बाद एक डार्क, उसके बाद वापस ब्राइट। अगर ये सेकंड ब्राइट था तो ये कितना होगा? थर्ड। ये थर्ड होगा तो ये कितना होगा? फोर्थ। ये फोर्थ होगा तो कितना है? फिफ्थ। ये nth है तो कितना है? +1। मतलब जिस डार्क बैंड का विड्थ आपको निकालना है वो n और n+1 नंबर के ब्राइट बैंड के बीच में सैंडविच है। मतलब सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, अगर ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है तो यू शुड नो कि दिस डिस्टेंस हियर टू हियर is xn+1 and this distance from here to here is xn, center to center। that is what I told you, book to book definition changes। वो बोलेंगे center of one bright to center of next bright का distance is fringe width। बोल सकते हैं क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया इतना थिक होता ही नहीं हो, it's actually very thin। मतलब it is as good as कि आप यहां से मेजर कर रहे हो, you are measuring from here to here, राइट। सेंटर से मेजर करना क्या और कॉर्नर से मेजर करना क्या इज द सेम, क्योंकि ये बहुत थिन होता है, तो आपको दिखना चाहिए, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा थिक बताया है। तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट बेसिक थिंग। ओके, तो अब इफ दिस डिस्टेंस इज xn+1, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है xn, तो what is the width of dark? xn+1 minus xn। अभी xn तो आपने पहले ही फाइंड करके रखा है, n लैम्बडा डी बाई डी। तो xn+1 क्या आएगा? n+1 लैम्बडा डी बाई डी। सिर्फ n की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 1 नहीं, n+1। तो n+1 लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस n लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कॉमन निकाल लिया, x+1 -1, राइट, -n। वेरी गुड, ये -n है यहाँ पे n।
एन और एन कैंसल, तो क्या आ गया लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और इसको हमने डिनोट कर दिया बीटा या फिर कैपिटल एक्स। दिस इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क। तो डार्क के लिए मैं डिनोट करूंगा डैश डैश। आ गया। अब ब्राइट के लिए जैसे डार्क के लिए वैसे ब्राइट के लिए, ब्राइट बैंड ये m+1th डार्क और mth डार्क के बीच में होगा। जैसे डार्क बैंड n और n+1th ब्राइट में हुआ है, वैसे डार्क है ना उल्टा, डार्क बैंड nth ब्राइट और n+1th ब्राइट के बीच में है, वैसे ब्राइट बैंड mth डार्क और imagination can take you to places where humans cannot go. So you have to start now to imagine. कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये mth डार्क है, ये m+1th डार्क है, तो ब्राइट किसके बीच में है, mth डार्क और m+1। तो विड्थ निकालने के लिए क्या करोगे, xm+1 माइनस xm। व्हाट इज xm? हाँ 2 m+1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे m है, -1, सही है। और क्या आया, लैम्डा डी बाई 2d, लैम्डा डी बाई 2d माइनस xm, क्या था xm, 2m-1 लैम्डा कैपिटल d बाई 2d। करो इसको सॉल्व, xm+1 माइनस xm इक्वल टू लैम्डा कैपिटल d बाई 2d कॉमन आ गया, ये आ गया 2 into m is 2m, 2 into 1 is 2, माइनस 1 माइनस 2m, माइनस माइनस प्लस, करेक्ट हो गया सॉल्व, कैंसल एंड कैंसल। xm+1 माइनस xm इक्वल टू लैम्डा कैपिटल d बाई 2d। How much is this? 2, क्योंकि +1 और -1 भी कैंसल, 2 और 2 भी कैंसल। ये किसका विड्थ था, ब्राइट को मैं डिनोट करूंगा बीटा या फिर कैपिटल H से। कितना आया, लैम्डा डी बाई डी। तो आप देख रहे हो डार्क का और ब्राइट का विड्थ है सेम, इसलिए यहां पे you will always find same distance between any two bright। जितना ब्राइट का विड्थ उतना डार्क का विड्थ, फिर ब्राइट का विड्थ से उतना ही डार्क का विड्थ। तो दिस पैटर्न इज अ वेल डिफाइंड पैटर्न। क्लियर यहां तक? तो ब्राइट का विड्थ निकालना होगा तो किसकी कंडीशन यूज होगी, डार्क की। डार्क का विड्थ निकालना होगा तो किस कंडीशन में होगी, ब्राइट। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। अब अगला पार्ट है मेथड फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस। हाउ डू यू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस? There are two methods, Lloyd's mirror and another is Fresnel's prism, biprism basically. So that I will leave it for you. We don't have that much of time because हमारे पास अगले 15 मिनट में एक पूरा टॉपिक कवर करना है, डिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सो द आइडिया हियर इज, इफ यू हैव अ स्क्रीन and there is an obstacle here, एक source of light है, I have a source of light here and I have a small obstacle here. So normally what we expect is this, कि होगा क्या, होगा ये, थोड़ा पीछे ले लेते हैं इसको। What do we expect? Light always travels in a straight line. तो हमारा expectation ये है कि ये जो रीजन है, दिस रीजन, ये जो रीजन है, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शैडो बनेगा। किसका शैडो बनेगा? ऑब्स्टैकल का शैडो बनेगा। इसको बोलते हैं GSR, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। और ये जो नीचे का रीजन है, दिस इज इल्यूमिनेटेड रीजन, this one and the upper one। तो यहाँ पे और ऊपर you have illumination, मतलब light will fall onto these two regions।
ओके, तो यहाँ पे आपको लाइट मिलने वाला ऊपर। तो these two regions are illuminated regions. और ये जो बीच का रीजन है, it is geometrical shadow region. This is what you expect. If you have obstacle between screen and source, there will be, because light travels in a straight line, you expect कि ये जो region है, this is geometrical shadow region, यहाँ पे कोई भी light नहीं आएगा. Other way around, instead of a obstacle, situation तो अभी भी same है. You have a screen and you have a source, but just instead of obstacle you have a slit, you have a small opening. तो यहाँ पे आपके पास एक small opening है. What do you expect is this? अब आपका expectation ये है, light will basically travel like this along straight line, and now this region is illuminated, और जो ऊपर का रीजन है ये है GSR और नीचे का रीजन है GSR, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. तो पहले केस में ऑब्स्टैकल का शैडो बन रहा था, लाइट वाज नॉट एबल टू एंटर, आइडियली, प्रैक्टिकली बोल सकते हो, थियोरेटिकली बोल सकते हो. और नीचे के केस में एक स्मॉल ओपनिंग है, ऊपर ऑब्स्टैकल है, नीचे ओपनिंग है. तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि दोनों केसेस में GSR और इल्यूमिनेटेड रीजन मिलना चाहिए. बट व्हाट रियली हैपेंस, बट ये होने के लिए कंडीशन है, कंडीशन इज दिस: इफ द साइज ऑफ ऑब्स्टैकल और स्लिट, ओपनिंग मतलब स्लिट, if the size of obstacle or slit is comparable to wavelength of light. What is wavelength of light? 10 power minus 10 मीटर. तो इतना छोटा ऑब्स्टैकल अगर है या फिर इतना छोटा स्लिट है, तो लाइट बेंड्स कहां पे? एट द एजेस ऑफ ऑब्स्टैकल. लाइट का बेंडिंग होगा, और बेंडिंग होगा तो लाइट विल एंटर इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. तो यहां पे एक्स्ट्रा लाइट एंटर हो गया, right? So light has entered into geometrical shadow region. So there is bending of light कहाँ पे? At the edges of obstacle, and entering into geometrical shadow region is called as diffraction. इस केस में स्प्रेडिंग हुआ, क्योंकि इस केस में दो ऑब्स्टैकल है, ऊपर एक नीचे एक. लाइट का बेंडिंग ऊपर भी होगा और लाइट का बेंडिंग नीचे भी होगा, तो ओवरऑल इट इज कॉल्ड एज स्प्रेडिंग. The spreading of light when light encounters a small slit, provided the size of the slit is comparable to wavelength of light. Then the light bends and enters into GSR. This phenomena is called as diffraction. The bending of light or spreading of light at the edges of obstacle or the slit and entering into geometrical shadow region is defined as diffraction of light. अब डिफ्रैक्शन में दो टाइप के डिफ्रैक्शन है. यू नीड टू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन: फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन. हमारा फोकस है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पे. यू विल बी स्टडीइंग इन डिटेल फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन. यू हैव टू टाइप्स, फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर. एक ही डिफरेंस है, सिंगल डिफरेंस, लेकिन you can actually expand this and write down 3 to 4 points of comparison. Single difference, कल का लेक्चर याद होना चाहिए उसके लिए. वेव फ्रंट, स्फेरिकल एंड प्लेन. तो ऐसा है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में. देखो अब आइडियली डिफ्रैक्शन मतलब क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट. इन शॉर्ट डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग प्लस इंटरफेरेंस, ये समझ लो. तो यू हैव बेंडिंग प्लस इंटरफेरेंस. This is nothing but diffraction. Diffraction is equal to bending plus, this is bending है, नहीं तो binding बोल दोगे. bending plus interference. मतलब आपको एक पैटर्न दिखेगा जैसे यहाँ पे था, ऐसा नहीं, लेकिन एक पैटर्न दिखेगा. क्या दिखेगा देखते हैं बाद में. वो राइट, मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है. पैटर्न कहाँ देखोगे? स्क्रीन पे देखोगे. स्क्रीन पे पैटर्न दिख रहा है, मतलब लाइट दिख रहा है, तो सोर्स ऑफ लाइट चाहिए. और डिफ्रैक्शन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ऑब्स्टैकल और स्लिट, तो स्लिट चाहिए. तो द आइडिया हियर इज व्हाट आर प्रीरिक्विजिट्स, व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स? स्क्रीन एंड सोर्स ऑफ लाइट.
and a diffracting system. Why I am calling it as diffracting system is because diffraction ऑब्स्टैकल से भी हो सकता है, डिफ्रैक्शन स्लिट से भी हो सकता है, तो इसको इन जनरल नाम होता है डिफ्रैक्टिंग सिस्टम. तो वी डोंट केयर कि ऑब्स्टैकल है कि क्या है, बस डिफ्रैक्टिंग सिस्टम बोल देना. तो यू नीड सोर्स ऑफ लाइट, यू नीड स्लिट मतलब डिफ्रैक्टिंग सिस्टम, एंड यू नीड अ स्क्रीन. ओनली डिफरेंसेस, अच्छे से सुन लो इस चीज को, ओनली डिफरेंसेस source and slit and screen. The only difference here is the wavefront falling on slit and the screen is a plane wavefront in case of Fraunhofer diffraction. Wavefront incident on slit and screen is plane wavefront. In this case, the wavefront falling on slit and screen is spherical wavefront. Cylindrical भी ले सकते हो, बट हम लोग पॉइंट सोर्स लेते हैं तो spherical wavefront बनता है उसका. करेक्ट. अब प्रॉब्लम ये है, कल ही देखा था कि प्लेन वेवफ्रंट चाहिए तो द सोर्स शुड बी एट इनफिनाइट डिस्टेंस. तो स्लिट टू स्क्रीन, सॉरी स्लिट टू सोर्स, slit to source distance should be infinite and slit to screen should be infinite. Idea is to understand, not to ratify, not to memorize. The idea is wavefront incident on slit is a plane wavefront. कब होगा? जब source कहाँ होगा? Infinity पे. तो सोर्स और स्लिट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफिनाइट. स्क्रीन पे जो वेव फ्रंट है वो कौन सा है? प्लेन वेव फ्रंट. मतलब स्लिट और स्क्रीन में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफिनाइट. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे नो इश्यूज, क्योंकि वेव फ्रंट रिक्वायर्ड इज स्फेरिकल, फाइनाइट एंड फाइनाइट. Think practically. Is it really practically possible to keep source and screen at infinite distance from slit? नहीं कर सकते. तो फिर क्या करेंगे? हमको तो वेव फ्रंट क्या चाहिए? प्लेन. तो क्या करेंगे? आपको पता है बाय कॉन्वेक्स लेंस, जो एक कॉन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वर्जिंग होता है ना, convex lens is a converging lens, isn't it? पता है, good. So if the source is at infinity, so rays are parallel and this parallel rays will converge at a point which is called as focus, right? Clear? अगर source infinity पे है, हम रख नहीं सकते, तो हम उल्टा कर लेंगे. हम क्या करेंगे? हम exactly इसका उल्टा कर देंगे. हम सोर्स को रख देंगे फोकस पे. पॉइंट सोर्स से जो रेज होते हैं दे आर डाइवर्जिंग. कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? कॉन्वर्ज करके पैरेलल बना देगा. गोइंग बैक टू यस्टरडेज लेक्चर, यू सी प्लेन वेव फ्रंट इज मेड अप ऑफ पैरेलल रेज. याद है कल मैंने बताया था, याद रखना एक काम में आएगा, ऐसा ही हुआ था. मैंने ये भी बताया था कि spherical wavefront is made up of diverging rays and plane is made up of parallel. तो आपको चाहिए था प्लेन वेवफ्रंट. अब प्लेन वेवफ्रंट का कंडीशन था कि सोर्स का होना चाहिए इंफिनिटी पे, नहीं रख सकते. फिर क्या किया? एक लेंस ले लिया और सोर्स कहां रख दिया? फोकस पे. तो डाइवर्जिंग रेस को उसने क्या कर दिया? पैरेलल कर दिया. हो गया हमारा काम. मतलब यू हैव जस्ट प्लेस्ड अ लेंस ओवर हियर. तो द वेव फ्रंट नाउ फॉलिंग ऑन द स्लिट इज प्लेन. Then again, according to Huygens principle, each point on the slit acts as secondary source of light and starts emitting light in all possible direction again. मतलब स्लिट के बाद वापस से डाइवर्ज होने लग गए. तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि डाइवर्जिंग हुआ मतलब कौन सा वेवफ्रंट बनेगा? स्फेरिकल. फिर क्या करेंगे? और एक लेंस यहां भी रख देंगे. तो यू विल कीप वन लेंस ओवर हियर आल्सो. वो क्या करेगा? डाइवर्जिंग को वापस से पैरेलल बना देगा.
तो a pair of lens is required. In this case, you require a pair of biconvex lens. यहाँ पे no lens are required, nothing is required. Clear यहाँ तक? Is this clear? हो गया. एक ही डिफरेंस था वेव फ्रंट. उस डिफरेंस को कैसे इलैबोरेट करना है, कैसे लिखना है, वो आपके ऊपर है. The wavefront falling on slit and the screen is a plane wavefront. The wavefront falling on slit and the screen is spherical wavefront. For this to happen, source and slit should be at infinite distance, and slit and screen should also be at infinite distance. Here, the distances involved are finite. Since practically we cannot keep slit at infinite distance from source and screen, we require a pair of biconvex lens to convert spherical wavefront into plane wavefront. Here we do not require any kind of lens. Clear? So now our focus will be only on Fraunhofer diffraction at single slit. Single slit क्यों बोल रहा हूं? देखो पहली चीज तो ये है, हमारा फोकस किस पे है? Fraunhofer पे. मतलब we will be talking about plane wavefront. फ्रेस्नेल में कौन सा है? स्पेरिकल. हमारा फोकस है यहाँ पे. अब सिंगल स्लिट क्यों? क्योंकि यू कैन हैव मल्टीपल स्लिट्स. तो आपके पास ऐसा भी हो सकता है, ये है मल्टीपल स्लिट्स. इसको बोलते हो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. ये भी डिफ्रैक्टिंग सिस्टम है. सिर्फ यहाँ पे बहुत सारे स्लिट्स है, मेनी मेनी ओपनिंग्स. इफ यू डू इंजीनियरिंग, वापस से पहले साल में ये एक्सपेरिमेंट है. ज्यादा नहीं, 10,000 स्लिट्स है 1 इंच में. 10,000 slits per inch. How many centimeters are there in 1 inch? 2.54. 2.5 centimeter में 10,000 slits. You will do that. अभी टाइम नहीं है हमारे पास डिस्कस करने का. Sometimes later we will discuss. So you will be focusing on Fraunhofer diffraction at single slit. Fraunhofer diffraction at single slit. तो सबसे पहले we will take a slit. So let us take a slit and a screen. Slit and a screen. इसको सिंगल स्लिट को थोड़ा सा मैं बड़ा दिखा देता हूँ. स्लिट एक्चुअली बहुत छोटा होता है, बट हमको रे डायग्राम ड्रॉ करनी है तो वी नीड दिस ए बी. इससे पहले एक लेंस है, वो डायग्राम में नॉर्मली दिखाते नहीं है. यहां से आ रहा है लाइट और लेंस से आ रहा है, इसलिए क्या होगा? पैरेलल होगा. पैरेलल होगा. गुड. ये पैरेलल रेज है. यू हैव पैरेलल रेज. देन दिस इज व्हाट यू हैव. नाउ इसका जो विड्थ है, इट इज टेकन टू बी स्मॉल a. तो स्मॉल a इज विड्थ ऑफ स्लिट. सम बुक्स यूज d. Distance between two sources in interference pattern is d. यहाँ पे width of slit is d. तो मैं इसको सिर्फ a बोल रहा हूँ just to avoid confusion. I reserve small d for distance between two slits and small a for width of slit, width of single slit. Now, according to Eugen's principle, each point on this slit, मतलब on this wavefront basically, plane wavefront है ना ये. यहाँ पे प्लेन वेवफ्रंट आया, अभी तो बोला है प्लेन वेवफ्रंट आया. ईच पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट बिहेव्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इट स्टार्ट्स इमिटिंग सेकेंडरी वेव्स. अब ऐसा है, आपको वापस से क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है. किस में कन्वर्ट करना है? प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट करना है. तो आपको और एक, यू विल नीड वन मोर लेंस हियर. अब होगा क्या? डिफ्रैक्शन पैटर्न में होता क्या है पहले वो समझ लो. डिफ्रैक्शन पैटर्न इज अनलाइक इंटरफेरेंस पैटर्न. अनलाइक इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या है? वेल डिफाइंड है. सेंटर पे ब्राइट है, फिर दोनों साइड पे डार्क है, फिर ब्राइट है लेकिन इक्वली ब्राइट है. जितना ब्राइट सेंटर है उतने सारे के सारे ब्राइट बैंड उतने ही ब्राइट है. करेक्ट. और थिकनेस भी सब किसका? सेम है. लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता. डिफ्रैक्शन में you have the brightest at the center. I will draw this
brightest at the center. So you have brightest at the center. You get a brightest point at the center. सबसे ज्यादा ब्राइट है ये. ओके. और कहां बना? सेंटर पे, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा. Because this brightest is formed at the center, hence it is called as central maximum. Some books say maxima, which is not correct because maxima मतलब plural हो गया. है तो एक, तो plural क्यों लिख रहे हो? It is central maximum. और ये brightest है. brightest को हम बोलते हैं principal. PAL, not PLE. Principal, brightest of all. और सेंटर पे ही क्यों बना? लॉजिकली स्पीकिंग सिंपल है. यू नो, अगर आपको रे ऑप्टिक्स पता होगा तो रे ऑप्टिक्स अच्छे से समझेगा. और रे, सबसे पहले, डू यू रिमेंबर व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? अ लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिक एक्सिस. ऑप्टिक पॉइंट है ना यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर. अ लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिक सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. इसको कुछ नामकरण कर देते हैं. इसको मैं बोलता हूँ सी पॉइंट, इसको मैं बोलता हूँ पी पॉइंट, इसको मैं बोलता हूँ ओ पॉइंट. ठीक है. जो भी रे, विच एवर रे इज पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस, जैसे ये रे यहाँ पे आया और ये रे भी यहाँ पे आया, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कॉन्वर्ज करता है. तो क्या होगा? कॉन्वर्ज. द रेज which are parallel to optic axis, they reach the center of the screen by traveling equal distances. मतलब पार्ट डिफरेंस कितना? 0. क्या कंडीशन था पार्ट डिफरेंस 0 का? कंस्ट्रक्टिव मत बोलो अब यहाँ पे, ब्राइट. मैक्सिमम इंटेंसिटी इज द करेक्ट वर्ड. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो लॉजिकली सेंटर पे क्या बनना चाहिए? मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब ब्राइटेस्ट, राइट? अब but wait a minute, we just said कि each point on the wavefront act as secondary source of light, starts emitting light in all direction, तो it will emit light here also. मतलब बेंडिंग होता है ना. अभी बोला कि नहीं हमने बेंडिंग होता है. हाँ, तो बेंडिंग होगा कि नहीं? यहाँ पे भी तो बेंडिंग होना चाहिए ना. फिर यहाँ पे बेंडिंग होगा. यस, होगा बेंडिंग. तो यहाँ से जो भी रे आ रहा है उसका बेंडिंग होगा. अब क्वेश्चन है कि ऊपर ही क्यों बेंड हो रहा है, नीचे भी हो रहा है? हर जगह पे हो रहा है. यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है. बट ठीक है, अभी अगर सिंप्लीफाई करना है तो कहीं तो दिखाना पड़ेगा. बेंडिंग हुआ. फिर लेंस से पास होने के बाद रिफ्रैक्शन होगा, मतलब लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा. रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये आ गया आपका रिफ्रैक्शन, और लाइट यहाँ पे आ गया. यहां से भी बेंडिंग हुआ क्योंकि हर एक पॉइंट से बेंड होगा और इक्वली बेंड होगा, और ये यहां जाएगा. यहां से भी बेंड होगा. यस, यहां से भी बेंड होगा. And then it will go over here. So this is some point P. Compare with interference. Interference में भी हम वही कर रहे थे. स्क्रीन पे एक पॉइंट ले रहे थे और देख रहे थे कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है. यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे वर्ड्स चेंज किए. कंस्ट्रक्टिव को आप बोलते हो मैक्सिमा, डिस्ट्रक्टिव को आप बोलते हो मिनिमा. तो ये जो P पॉइंट है, ये ब्राइट है कि डार्क है, मतलब मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये देखना है. जितने एंगल से बेंड हुआ इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, थीटा. जितना ये बेंडिंग है उतना भी ये भी बेंडिंग है, उतना ये भी बेंडिंग है. थीटा थीटा थीटा. गुड. डू यू रिमेंबर पाथ डिफरेंस वाज n लैम्डा फॉर ब्राइट पॉइंट्स इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. मतलब पाथ डिफरेंस को फाइंड करना पड़ेगा पहले. तो पहले पाथ डिफरेंस की बात करते हैं. अब थोड़ा सा समझ लो अच्छे से. हम दो एक्सट्रीम वेव्स की बात करें क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ पे सोर्स, ईच पॉइंट इज अ सोर्स. तो हर एक पॉइंट क्या इमिट कर रहा है? लाइट. फिर हम हर एक की तो बात कर नहीं सकते, फिर किसकी बात करेंगे? एक्सट्रीम. इसको फिलहाल हटा देता हूं मैं. वी डोंट नीड दिस फॉर आई मीन एक्सट्रीम. एक्सट्रीम मतलब ए पॉइंट से जो वेव आ रहा है वो, और जो बी पॉइंट से वेव आ रहा है वो. इट इज समथिंग लाइक दैट, राइट? जस्ट अ मिनट. I want it to be little accurate. Good, fine. ये A है, ये B है. ये A और B से जो लाइट बेंड हुआ वही तो बेंड होकर स्क्रीन पे गया ना.
तो कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट या डार्क किसने बनाया, ये इन वेव्स ने बनाया। और कंस्ट्रक्टिव में आपने क्या फाइंड किया था, पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव्स। तो यहाँ पे आपने दो वेव्स ले लिए ए और बी से, इसका भी पार्ट डिफरेंस निकालो। पार्ट डिफरेंस कैसे फाइंड करते हो, अगर आपको दो वेव का पाथ डिफरेंस निकालना है ना, तो एक वेव से दूसरे वेव पे नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ता है, ड्रॉप परपेंडिकुलर। अब बोलोगे ऐसा क्यों, सिंपल है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद waves will travel same distance, क्योंकि it becomes a rectangle, रेक्टेंगल के दोनों साइड्स क्या होते हैं, सेम लेंथ। तो where is part difference, this is part difference। तो जो भी पाथ का डिफरेंस है वो ये है, इसके बाद नहीं हो सकता, ए और ई पॉइंट के बाद नहीं हो सकता। कहां हो सकता है फिर, दिस वन, दिस इज द पार्ट डिफरेंस। तो ये फाइंड करो पहले। अब ये फाइंड कैसे करोगे, सिंपल अगेन, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स यू विल कीप नीडिंग ऑलवेज ऑलवेज। सी, और आपको पता है ये क्या था, ए, ये क्या था, थीटा, ये कितना है 90, ये कितना आ गया, ये कितना है 90, तो ये कितना आ गया, हाँ तो ये थीटा है, ये पता होना चाहिए। बाकी सब हटा देता हूँ, बाकी सब कुछ काम का नहीं है हमारे, यू जस्ट नीड टू नो दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा। पाथ डिफरेंस कितना है, बीई, लेकिन ये थीटा को क्या है, अपोजिट, और ये एंगल कितना है 90। इफ आई टेक साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बीई इक्वल टू ए बी साइन थीटा, बट व्हाट इज ए बी, ए साइन थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट पार्ट डिफरेंस डेल्टा। तो आपको कम से कम ये पता लग गया कि एक्सट्रीम वेव्स में, एक्सट्रीम मतलब जो पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट से आ रहे हैं उस वेव में, पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट से जो वेव आ रहे हैं उसमें कितना पार्ट डिफरेंस है, ए साइन थीटा का, करेक्ट। अब ये पी पॉइंट याद रखना, हम यहाँ पे एग्जैक्टली नो सिमिलर लाइंस ऑफ इंटरफेरेंस। ये पी पॉइंट ब्राइट मतलब मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये देखना है। इंटरफेरेंस के कंडीशन को उल्टा कर दो, वहां पे ब्राइट का कंडीशन क्या था, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्बडा, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे डार्क मतलब मिनिमा का कंडीशन है एन लैम्बडा। और क्यों है बताता हूँ, पहले याद कर लो, बाद में बताता हूँ। यहाँ पे मिनिमा और यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा। अब ये सेकेंडरी क्यों, वो भी बता देता हूँ। सेकेंडरी मैक्सिमा देखो ऐसा है, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे सेंटर इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल। उसके बाद क्या है फिर, उसके बाद है आपके पास नो लाइट मतलब डार्क, फिर वापस से क्या है ब्राइट, दोनों साइड से ऊपर और नीचे। मतलब सेंटर पे ब्राइटेस्ट, फिर नो लाइट मतलब मिनिमा, फिर लाइट बट लेस ब्राइट, इंटेंसिटी इज देयर बट लेस इंटेंसिटी इज देयर, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमा। लेकिन ये कौन सा मैक्सिमा है, सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी तो सेंटर पे हो गया ना, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। कंडीशन से उल्टे करने हैं, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्बडा was the condition for constructive interference there, interference here it is ulta, it is n lambda for minima, और वहां पे if you remember it was 2n plus 1, 2m minus 1 या फिर 2n plus 1 lambda by 2 for destructive, यहां पे ये है कंस्ट्रक्टिव, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्या बोला है आपने, सेकेंडरी मैक्सिमा। बस रिवर्स कर लो, क्यों रिवर्स करते हैं वो बाद में बताता हूं, सिर्फ समझ लो। व्हाट इज पार्ट डिफरेंस, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा, ए साइन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2। अब ऐसा है, ये पैटर्न के यहाँ पे आके रुक गया क्या, एक एक के बाद नहीं, इट स्टिल कंटिन्यूज, मतलब फिर डार्क फिर वापस से ब्राइट, डार्क एंड ब्राइट, देन यू कैन कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। तो ऐसा दिखता है वो पैटर्न, ब्राइटेस्ट डार्क, ब्राइट बट लेस ब्राइट डार्क, इवन लेस ब्राइट डार्क, इवन लेस ब्राइट डार्क, तो इट इज फेडिंग, फेंट होता जा रहा है, करेक्ट। इसका मतलब आपके पास एक सेकेंडरी मैक्सिमा नहीं, ज्यादा है, आपके पास एक मिनिमा नहीं है, ज्यादा है, ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा, सो ऑन सो फोर्थ। और मिनिमास, यहाँ पे मिनिमा, यहाँ पे मिनिमा, यहाँ सेकंड मिनिमा, यहाँ पे भी सेकंड, ये है फर्स्ट मिनिमा,
फर्स्ट मिनिमा ऑन ईदर साइड, दोनों साइड्स, ये है सेकंड मिनिमा ऑन ईदर साइड, दोनों साइड्स। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा n और n, where n is the order of maxima and minima. Clear? Now coming to the point कि why conditions are reversed. देखो ये जो P पॉइंट था वहां पे लाइट कहां से आ रहा है, A और B से, एक्सट्रीम से, लेकिन ह्यूजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग ईच पॉइंट इज अ सेकेंडरी सोर्स, मतलब A से B तक हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स है। तो जो मिड पॉइंट है C वो भी तो सेकेंडरी सोर्स है। मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट मैंने ऑलरेडी डिनोट किया था CC, तो जो मिड पॉइंट है ऑफ द स्लिट C पॉइंट, इट इज आल्सो अ सेकेंडरी सोर्स। अगर A और B में पाथ का डिफरेंस लैम्बडा है तो A और C में पाथ का डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2, मतलब यहां से यहां तक लैम्बडा बाय 2 और यहां से यहां तक लैम्बडा बाय 2। और क्योंकि हमने बोला है ईच पॉइंट इज अ सेकेंडरी सोर्स, मतलब अगर यहाँ पे एक पॉइंट होगा जो सोर्स है तो उसको करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहाँ पे भी होगा एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे, ए से जितना डिस्टेंस उतना ही सी से डिस्टेंस। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है वो सोर्स है तो यहाँ पे भी एक पॉइंट है जो सोर्स है, राइट। लाइट तो यहां से भी आ रहा है, तो इसके जो वेव्स है एक्चुअली ये जो पॉइंट है ये बना रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब डिफ्लेक्शन पैटर्न, बिकॉज ईच पॉइंट इज अ सोर्स, राइट। अगर ए और बी में पार्ट डिफरेंस लैम्बडा है तो ए और सी में कितना है, लैम्बडा बाय 2। तो ये जो दो पॉइंट बताए मैंने, लेट अस से पीपी डैश, इन दोनों में कितना होगा अगेन, लैम्बडा बाय 2, सही है। कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन क्या था इंटरफेरेंस में, पार्टिकल शुड बी मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, राइट, करेक्ट, इज दिस क्लियर। और डिस्ट्रक्टिव का क्या था, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2, ये इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं मैं, सही है, क्लियर। आपने यहाँ पे उल्टा लिखा, लिखा कि हमने उल्टा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे पार्ट डिफरेंस किसके बीच में निकाले थे, ए एंड बी, लेकिन एक्चुअली लाइट कहां से आ रहा है, इनके बीच में से, मतलब एक्चुअल आपने लिया था लैम्बडा, लेकिन रियलिटी में पार्ट डिफरेंस है लैम्बडा बाय 2, इसलिए कंडीशन हो गए रिवर्स। अभी भी नहीं समझा है तो वन लास्ट ट्राई, आई विल गिव वन लास्ट ट्राई। The idea is you are talking about rays coming from A and B. The part difference is lambda, but in reality each point is a source. मैंने सेंटर मार्क कर लिया, तो A और C में कितना हो गया पार्ट डिफरेंस, लैम्बडा बाय 2 से कंडीशन फॉर व्हाट, डिस्ट्रक्टिव। लेकिन लैम्बडा बाय 2 कब हुआ, जब A और B में कितना है, हाँ तो इसके लिए तो लिखा है उसको वैसा। इन रियलिटी लाइट इज कमिंग फ्रॉम A and C, पार्ट डिफरेंस अगर लैम्बडा बाय 2 हुआ तो कंडीशन इज फॉर डिस्ट्रक्टिव। लेकिन किसका, ए और सी का, हमने किसका देखा, ए और सी में पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 कब होगा, जब ए और बी में लैम्बडा होगा, तब जाके क्या बनेगा वो, डिस्ट्रक्टिव। दैट इज व्हाई यू राइट इट दैट वे। समझ में आया, हाँ ऐसा हमको देखना था कि ए और सी में से जो लाइट आ रहा है उसका कितना पार्ट डिफरेंस, हमने देखा किसका, ए और बी। अगर ए और सी कंसिडर करते हैं और अगर पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 है तो कंडीशन टेल्स यू कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 गिव्स यू व्हाट, डिस्ट्रक्टिव, सही है। तो ए और सी में से जो लाइट आ रहा है वो मिनिमम बनाएगा कि नहीं, वो मिनिमम कब बनाएगा, जब ए और बी में कितना होगा, हाँ तो वही तो लिखा है मैंने, अंडरस्टूड, गुड। अब लास्ट एक चीज रह गई, दैट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ये जो सेंट्रल मैक्सिमम है आपको इसका विड्थ निकालना है, इसका विड्थ कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल थिंग। तो यू हैव, जस्ट अ मिनट, so the next topic is width of central maximum, width of central maximum। so what you have is, आपके पास ये सेंट्रल मैक्सिमम है, इसका विड्थ फाइंड करना है, और आपको ऑलरेडी याद है कि यहाँ पे एक स्लिट है, ओके।
स्लिट है यहाँ पे, ये A है, ये B है, ये डिस्टेंस है स्मॉल a, ये है सेंटर ऑफ द स्क्रीन, दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन। देन लाइट जब बेंड होगा और विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमम और हमारा इंटेंसिटी डायग्राम रह गया तो बता देता हूं, सिंपल सिंपल। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहां पे है? सेंटर पे। फिर मिनिमम में क्या है? नथिंग। फिर सेकेंडरी मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर पे क्या है? सम इंटेंसिटी। फिर मिनिमम में क्या है? नथिंग। फिर उसके बाद के मैक्सिमम पे क्या है? कम इंटेंसिटी। तो द इंटेंसिटी डायग्राम लुक समथिंग लाइक दिस। तो मैं ये जो डायग्राम ड्रॉ करूं, इंटेंसिटी डायग्राम, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहां पे है? सेंटर पे। गुड। अब ऐसा है कि यू हैव दिस, और ये जो 2 पॉइंट्स है ना यहाँ पे, ये रेड क्रॉसेस, मतलब दे आर मिनिमास। गुड। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है सेंटर पे, समथिंग लाइक दैट। और आपको सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ निकालना है, मतलब क्या फाइंड करना है? पहला मिनिमा ऊपर और पहला मिनिमा नीचे, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ मतलब क्या? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। सो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मतलब डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन ईदर साइड, ऊपर और नीचे। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस को x मान लो, फिर यहां से यहां वापस x मान लो। तो यू हैव दिस डिस्टेंस एज x फ्रॉम हियर टू हियर एंड x, मतलब विड्थ कितना हो गया फिर? 2x। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट विड्थ विच इज 2x। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे, लाइट विल बेंड बाय इक्वल अमाउंट ऑन बोथ साइड्स, मतलब ये एंगल क्या है? थीटा। ये डिस्टेंस कितना था? कैपिटल D, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। व्हाट इज sin थीटा? Opposite x. Hypotenuse is roughly D। और एक चीज भी यहाँ पे लाते हैं, फिर वो बोलते हैं अरे यहाँ पे हम लेंस रखेंगे, फिर ये हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेकिन नॉर्मली लेंस और स्लिट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब नॉर्मली F इज इक्वल टू D, ठीक है। और रिमेंबर अगेन, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन में स्क्रीन एंड सोर्स डिस्टेंस शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। अगर डिस्टेंस लार्ज हुआ तो ये कैपिटल डी और ये हाइपोटेन्यूज लगभग सेम है, तो दिस इज। और ऊपर से अगर स्क्रीन बहुत दूर है तो ये एंगल जो बनता है ना थीटा, ये वेरी स्मॉल होता है। अगर एंगल वेरी स्मॉल हुआ तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। If the angle is very small, sin theta is roughly theta. So theta is x by d. Equation number 1. But wait a minute. ये क्या है यहाँ पे? क्या है? मिनिमा। मिनिमा कौन सा मिनिमा? फर्स्ट मिनिमा। क्या कंडीशन था मिनिमा का? a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, लेकिन n की वैल्यू क्या है? 1। तो sin थीटा क्या आ गया? लैम्डा बाई a, लेकिन थीटा तो स्मॉल है, तो थीटा क्या आ गया? लैम्डा बाई a। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है। तो x बाई डी इक्वल टू लैम्डा बाई a, तो x इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई a। ये है x। हमें क्या चाहिए? 2x, क्योंकि विड्थ क्या है? 2x। विड्थ इज नथिंग बट 2x, तो 2 लैम्डा D बाई a। और ये तो आपने देखा हुआ है कहीं पे, देखा हुआ है x d बाई डी, यस, इंटरफेरेंस में। तो हाउ डू यू फाइंड आउट विड्थ इज जस्ट 2x। तो क्या करना? डायग्राम लेना, एक बार साइन थीटा यूज करना, हो गया। दूसरी बार बोलना अरे लेकिन ये पॉइंट तो मिनिमा था। कौन सा मिनिमा था? फर्स्ट। हाँ, तो कंडीशन उठाओ, a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, n की वैल्यू 1, तो a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, तो sin थीटा इज लैम्डा बाय a, बट थीटा इज स्मॉल, तो थीटा इज लैम्डा बाय a। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू हैव लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो राइट हैंड साइड शुड बी सेम। x मिल गया तो 2x कर लो, हो गया width of central maxima. So that's the end of this chapter.